ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि जैन। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर की गला दबाकर हत्या, लूट के इरादे से दिन दहाड़े घर में घुसे थे बदमाश। गणेश विसर्जन को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद नाराजगी, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से दिखे नाखुश, विसर्जन के लिए बने कुंड है नाकाफी। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने किया हरिपर्वत थाने का घेराव, बापूनगर में हुई युवक की हत्या के मामले में 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। और विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन के दौरान फिर घिरा विश्वविद्यालय संगीनों के साए में, नाराज छात्र नेताओं ने कुलपति को सौंपा 40 सूत्रीय मांग पत्र। जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और बदमाश बेखौफ वारदात को अंजाम देकर पुलिस को हर रोज नई चुनौती दे रहे हैं। ताजा घटना थाना सिकंदरा क्षेत्र के गणपति बिहार की है, जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट के बाद रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर की हत्या कर वहां से फरार हो गए। घटना दोपहर लगभग 1 बजे की है, जब पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर रोजाना की तरह घर पर मौजूद थे और घर में काम करने वाली नौकरानी काम कर रही थी। तभी अचानक बदमाशों ने घर के अंदर प्रवेश किया और दाखिल होते ही नौकरानी को बंधक बना किचन में बंद कर दिया और लूटपाट शुरू कर दी। पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा जब बदमाशों का विरोध किया गया तो उन्होंने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी हुई, पुलिस में खलबली मच गई। थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है और जल्द ही मामले के खुलासे की भी बात कह रही है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कब तक कर पाती है और बदमाशों की इस खुली चुनौती से कैसे निपटती है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वाहन चोरों का निशाना आजलाबाग के अदन बाग में रहा, जहां चोरों ने एक बाइक को बड़ी आसानी से चुरा लिया और फरार हो गए। ये घटना पूरी घर के बाहर की है। अदन बाग पर दयालबाग अदनबाग की बात है ये, जहाँ ये लड़का प्लम्बरिंग का काम करने गया था। तो ये अंदर काम कर रहा था, तो बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद ये बाहर निकल के आया तो गाड़ी नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में जो आया वो लोग पहचानते हैं आप लोग? क्या किसी ने पहचाना होगा? अब ये तो पता नहीं, अब हम तो जानते नहीं हैं उसे। पुलिस से शिकायत करी थी तो वो कोबरा वाले वो आए थे, पुलिस वाले देख के बोले चलो ठीक है हम देखते हैं अभी, बस चले गए वो कह के। प्रतिमा विसर्जन के लिए यमुना के किनारे बनाए गए कुंडों में पानी न होने से हुआ कमिश्नर प्रदीप भटनागर का पारा हाई, जिन्होंने नगर आयुक्त से बात कर उन्हें हिदायत दे डाली। उन्होंने बताया कि पंपिंग सिस्टम में तकनीकी कमी के चलते ये समस्या आ गई है, जिसे दूर कर लिया गया है। गणेश उत्सव के दौरान मूर्तियों की स्थापना और विसर्जन को लेकर प्रशासन काफी पसोपेश में है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिनका बीपी बढ़ा दिया है, ऊपर से आए दिन जनता की नाराजगी भी उसे भारी पड़ रही है। बीते दिन विसर्जन के दौरान कुंडों में पानी न मिलने पर हुए हंगामे को कमिश्नर ने गंभीरता से लिया है। मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने बताया कि धार्मिक भावनाओं का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा और आने वाले दिनों में विसर्जन के लिए जनता को कुंड में पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा। किनारे ही ट्रेंच या कुंड खोदे जा रहे हैं, उसमें पानी भरा जा रहा है और उसमें विसर्जन लोग शौक से करें। मेरा यही अनुरोध है कि इसको बहुत बड़ा मुद्दा न बनाएं। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से उचित आदेश हैं। हम सबको मिलकर उस के कार्यान्वयन में सहयोग करना चाहिए। ये बात ज़रूर आई थी कि कहीं कहीं जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कुंडों की, उसमें पानी नहीं भरा है। तो आज मैंने आगरा के नगर आयुक्त से बात करी है और हाँ, तो और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कुछ पंप की दिक्कत थी, अब पंप से यमुना नदी का पानी उन कुंडों में भर लिया जाएगा।
तो दशहरे पर जो विसर्जन होगा उसमें आप देखोगे कि जितने भी वैकल्पिक कुंड बनाए जाएंगे विसर्जन के लिए उनमें पानी हो। प्रशासन ने यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक तो लगा दी, लेकिन कुंडों में मूर्ति विसर्जन हो इसकी सही व्यवस्था नहीं कर सका, जिससे गणेश भक्तों में आक्रोश देखा गया। 1 सितंबर से लगातार मूर्ति विसर्जन का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें हर रोज गणेश भक्तों और प्रशासनिक लोगों के बीच टकराव हो रहा है। बुधवार को मूर्ति विसर्जन के लिए बनाए गए कुंडों की दुर्दशा देख गणेश भक्तों ने काफी हंगामा किया। 1 सितंबर से गणेश मूर्तियों के विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रत्येक दिन विसर्जन करने आए गणेश भक्त और यमुना में विसर्जन को रोकने वाले प्रशासनिक अधिकारी आपस में टकराते देखे जाते हैं। वजह यमुना में प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन पर रोक तो लगा दी, लेकिन जिन कुंडों में मूर्तियों का विसर्जन होना है उनकी दुर्दशा ठीक नहीं करा पाया। इसके चलते गणेश भक्त अपने भगवान की मूर्तियों को इन कुंडों में विसर्जित करने की बजाय यमुना का रुख करते हैं और प्रशासनिक लोग उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। सब तक सरकार का सही है कहना, लेकिन जो गणेश जी है कायदे से पूरे रूप से डूबने चाहिए, और जहाँ पर डूबने की कोई व्यवस्था है नहीं। भाई साहब हम क्या करें ये बताओ। हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पे। पूर्ण रूप से विसर्जित होने की उसमें हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पे। हम क्या करें? आदेश हुए हैं विसर्जन के लिए, तो व्यवस्था भी तो विसर्जन के हिसाब से होनी चाहिए। गणेश जी किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, और जिस टाइम कैसे मानती है ऊपर से ऑर्डर देने वाली हाईकोर्ट के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट कि विसर्जन जो है 11 दिन के होते हैं, किसी के 5 दिन के रखे हुए हैं। अब हम लोग विसर्जन करना चाह रहे हैं तो कहाँ ले जाए गणेश जी को? यहाँ तो कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। भगवान गणेश के भक्तों का कहना है कि वो प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं और मूर्ति विसर्जन यमुना की जगह कुंडों में ही कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने जो कुंड बनवाए हैं उनमें मूर्ति डूबने जितना पानी भी मौजूद नहीं है। साथ ही छोटे छोटे कुंडों में कितनी मूर्तियों का विसर्जन हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये हमारे गणेश जी कहीं विसर्जन की जगह हमें हमारे पास नहीं मिल पा रही है। हम अपने गणेश जी को कहाँ का विसर्जन करें? किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या ये है कि कुंड करवाए हैं, हम कुंड को मंजूर करते हैं, लेकिन उसमें पानी इतना नहीं है कि हमारे गणेश जी डूब जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। हम ये चाहते हैं कि ऊंचे ऊंचे रहे। वो पानी क्या है जो पानी जमुना में नहीं है? तो यहाँ प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था कर रखी है, गड्ढा क्यों किया है, कुंड क्यों खोदा है? कुंड में क्या कमी क्या है? कमी ये पानी चाहिए यार, पानी हमें जाने जमुना पे, हम दबना नहीं, पानी में विसर्जन है। आगामी 8 सितंबर को गणेश विसर्जन को पूरा शहर उमड़ेगा। इस दिन शहर में जगह जगह गणेश विसर्जन किया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन भी चौकन्ना रहेगा, लेकिन वर्तमान हालातों को देखकर एक सवाल बार बार जहन में उठ रहा है कि प्रशासन ने यमुना किनारे जो कुंड विसर्जन के लिए बनाए हैं, क्या वो पूरे शहर से आने वाली मूर्तियों को अपने अंदर समा पाएंगे? और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या शहर की जनता विसर्जन को लेकर प्रशासनिक लोगों से टकराव करती हुई यमुना का रुख नहीं करेगी? और इस स्थिति में प्रशासन का क्या फैसला होगा, ये भी एक सवाल है जिनका जवाब समय रहते नहीं ढूंढा गया तो 8 सितंबर को हालात कुछ भी रूप ले सकते हैं, क्योंकि सवाल आस्था को लेकर है और उस दिन आस्था में डूबे लोगों की संख्या ज्यादा और प्रशासनिक लोगों की संख्या कम होगी। प्रशासन ने यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक तो लगा दी, पर विसर्जन कुंडों में हो इसकी सही व्यवस्था नहीं कर सका। मूर्ति विसर्जन का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें गणेश भक्तों को काफ़ी मायूस होना पड़ रहा है। अब देखना होगा जब 8 सितंबर को पूरा शहर मूर्ति विसर्जन करेगा तो क्या ये कुंड उस दिन काफ़ी होंगे, और अगर ये कुंड काफ़ी नहीं होंगे तो क्या एक बार फिर यमुना में मूर्ति विसर्जन किया जाएगा? ओपी वरुण, ताज न्यूज़, आगरा। जिले में विकास योजनाओं की कांग्रेस से जिलाधिकारी पंकज कुमार है नाखुश, जिन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान कई विभागों को कड़ी फटकार लगाई। सीडीओ के बालाजी ने बताया कि डीएम ने 2 दिन की मोहलत देते हुए खामियों को दूर करने के निर्देश जारी किए हैं। मासिक समीक्षा बैठक थी, इसमें जो शासन का निर्धारित प्रारूप है उसी पर बैठक हुई थी। बैठक में डीएम साहब आरएस के ऊपर और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में स्कूल का जो हस्तांतरण नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर काफ़ी नाराज़ थे। प्लस बहुत सारा कार्यदायी संस्थाएं जो पुनरीक्षित आकलन शासन को हमेशा भेजते रहते हैं उसके ऊपर नाराज़ थे। और विधवा पेंशन में लोहिया गांव में जो टारगेट्स फिक्स करते हैं उसके ऊपर भी असंतुष्ट हैं और काफ़ी सारे निर्देश दिए हैं। उसको
अभी अगले 2 दिन में हम पूरा कर देंगे। 2 दिन का किया गया। बीते दिनों खंडारी के बापूनगर में हुई एक युवक की हत्या के विरोध में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने हरिपर्वत थाने का घेराव किया। पुलिस अधिकारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। 3 दिन में गिरफ्तारी और पीड़ित को मुआवजा न मिलने पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने शहर के अमन चैन में बाधा पड़ने की आशंका जताई है। विगत दिनों खंडारी के बापूनगर में एक दलित समाज के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। युवक को बचाने पहुंचे पिता और उसके भाई पर भी आरोपी ने हमला बोलकर उन्हें घायल कर दिया था। हत्या में नामजद आरोपी को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बुधवार को भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने पीड़ित परिजनों के साथ थाना हरिपर्वत पहुंच हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग की। सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ पहुंचे सांसद ने हरिपर्वत थाने का घेराव करते हुए पुलिस को जल्द कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। जिस तरह एक गुंडे ने जो पहले भी कई तरह की इस प्रकार की वारदातें कर चुका है, उसने सूरज की जिस ढंग से हत्या की है और सूरज के भाई को भी जिस तरह जख्मी किया है और पूरी तरह उसको कहा जाए कि मारने के नियत से उसको जख्मी किया, लेकिन अभी तक आज 3 दिन हो गए हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज बापूनगर के सारे मोहल्ले के लोग हमारे घर पर आए थे, सारे लोगों को लेकर हम थाने आए हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन सब खड़ा है। यहाँ पर मैं पुलिस प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि यदि 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके वारंट जारी और सब कुछ नहीं हुआ, उनकी वारंट जारी नहीं हुआ, तो 3 दिन में शहर में अशांति भी फैल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने पुलिस अधिकारियों को 3 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने की मांग भी सांसद ने पुलिस के समक्ष रखी। 3 दिन में गिरफ्तारी न होने पर भाजपा सांसद सड़क पर उतरकर पीड़ित परिवार के साथ आंदोलन करेंगे। सांसद कठेरिया ने घटना पर दुख जताते हुए इसे सपा सरकार की नाकामी बताया है। सांसद ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कार्रवाई न होने पर शहर की आबोहवा बिगाड़ने की भी आशंका जताई है। थाना घेराव के दौरान पुलिस अधिकारियों के अलावा कई थानों का फोर्स भी हरिपर्वत थाने पर पहुंच गया। महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर राज्य महिला आयोग ने जताई चिंता, जिसकी सदस्य डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने सर्किट हाउस में महिलाओं की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों से पिछली बार के मामलों के बारे में पूछताछ की और नए केसों को गंभीरता से लेने की हिदायत दी। महिलाओं पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया को बेशक कई बार आलोचनाएं झेलनी पड़ी हों, पर उनकी सरकार में महिलाओं के हितों की रक्षा पर जमकर जोर दिया गया। सर्किट हाउस में आई राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने जिनकी खूब हिमायत की, उन्होंने जिले भर से आई महिलाओं के बीच बैठकर उनका दुख दर्द जाना और उनके बारे में खूब सवाल जवाब किए। आप लोग अपनी एप्लीकेशन जरूर लिखिए मेरे नाम से। अगर आप मुझे लिखित में नहीं देंगे तो मैं कोई कार्रवाई आपको कंसोल कर सकती है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मतलब कि आप रोइए इस दौरान वहां आई दर्जनों पीड़ित महिलाओं ने उन्हें सारा हाल बताया और न्याय की गुहार लगाई। आलम यह था कि मदद की आस में कई मामले ऐसे भी आ गए जिनमें आयोग से दूर का भी वास्ता न था। भैया परेशानी मोड़े में सगा जेल भेज दे जगह में डोल रही के मंजे दे दे 40 से 50 आदमी है, मैं 5-6 मोड़े मार में डोल रही है। मैं तो भी नहीं लिखवाया हुआ है और गरम पुलिस गौरतलब है कि पिछले 2 महीनों में डॉक्टर रोली तिवारी का ये तीसरा दौरा है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को बिठाकर जनता के मामलों में निस्तारण का प्रयास किया, मगर इसके बावजूद भी इस तरह के वायदों में ना तो कोई गिरावट आई है और ना ही पिछले मामलों का भी पूरी तरह से पटाक्षेप हो पाया है। विश्वविद्यालय से संबंध कई जिलों से आए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भी रोककर शांत कराने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से नाराज स्टूडेंट्स ने जब सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस को कई बार हल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ा। घंटों चले हंगामे के बाद एबीपी के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति के समक्ष अपना 40 सूत्रीय मांग पत्र सौंप दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 सितंबर को विश्वविद्यालय में विराट प्रदर्शन की बात कही थी।
रणनीति के मुताबिक सुबह से ही परिषद के कार्यकर्ता पालीवाल पार्क में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आसपास के कई जिलों से बसों में सवार होकर आए कार्यकर्ताओं ने पालीवाल पार्क में जमकर नारेबाजी की। ठीक 12 बजे इकट्ठे होकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर की ओर कूच कर दिया। पहले से ही छावनी बना विश्वविद्यालय परिसर पुलिस की कड़ी सुरक्षा में था। पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय पर भारतीय एबीवीपी ने चढ़ाई की है, जिस पर हमारी 45 सूत्रीय मांगों को रखा गया है, जिसमें बीएड का घोटाला है और भी अन्य घोटाले हैं, जिस पर हमने अपनी मांगों को रखा गया है। और हम यही चाहते हैं कि जो कुलपति जी हमारी इन मांगों को स्वीकार करें, उनका निस्तारण करें, जिससे कि जो भी भविष्य छात्रों का बर्बाद हो रहा है, छात्र यहाँ पर रोज आते हैं, वहाँ पर उनका काम नहीं होता है, कुछ दुर्घटनाएं घटती हैं रोज और रोते हैं लोग वहाँ पर। हम बस यही चाहते हैं कि उन सबके समस्याओं का निस्तारण हो और जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसका अंत हो। आज छात्रों की समस्याओं को लेके आगरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय पे छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसमें 20 साहब अपने कमरे में जाके बैठे हुए हैं और छात्र आज पानी में परेशान है। छात्र यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर रहा है और जिसमें हमारे छात्रों की समस्या है कि हर कॉलेज में 50% सीटें बढ़ाई जाए, वो सीटें नहीं बढ़ रही हैं। अभी तक किसी भी सत्र का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी कुलपति को अपना 40 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान चाहते थे। कई बार आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को तोड़कर घुसने का प्रयत्न किया। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को कई बार खदेड़ दिया। घंटों चले हंगामे के बाद पुलिस ने विद्यार्थी परिषद की 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को कुलपति से मिलने अंदर भेज दिया। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं और बीएड घोटाले की जांच सेवानिवृत्त जज से कराने की मांग कर रही है। कुलपति को ज्ञापन सौंप एबीवीपी ने 1 माह में समस्याओं के निदान का विश्वविद्यालय प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। इसे समय की जरूरत कहें या फिर नाकामियों का खामियाजा, शिक्षा के मंदिर को हर रोज संगीनों के साए में रहना पड़ रहा है। मंगलवार को इसी की एक मीटिंग में छावनी बना विश्वविद्यालय परिसर बुधवार को एक बार फिर से सुरक्षा के घेरे में घिरा नजर आया। एबीपी के प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के सभी गेट बंद कर कई थानों के फोर्स के साथ फायर ब्रिगेड और पीएससी बल तैनात किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामियों का खामियाजा पुलिस प्रशासन को भी भुगतना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा की डिग्री देने वाला शिक्षा का मंदिर इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। मंगलवार को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक कुलपति को गेट बंद कराकर संगीनों के साए में करनी पड़ी थी। बुधवार को एक बार फिर से विश्वविद्यालय परिसर पुलिस की मुस्तैदी ने छावनी बना दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। विश्वविद्यालय के सभी मुख्य द्वारों को बंद कर पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों को गेट पर ही रोक दिया। किसी भी बवाल से निपटने के लिए पुलिस ने कई थानों के फोर्स के साथ पीएससी और फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया था। जिस शिक्षा के मंदिर में भविष्य की शिक्षा दी जाती है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, आज उस विश्वविद्यालय को अपने ही छात्रों से इतना डर है कि पुलिस की मौजूदगी में मीटिंग करनी पड़ती है। जिला प्रशासन ने समाजवादी पेंशन योजना के फॉर्म जमा करने के लिए 5 सितंबर तक बढ़ाई म्याद। इस फैसले से आम लोगों को भारी खुशी मिली है। जनता की इस परेशानी को ताज न्यूज चैनल ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने जनहित में म्याद बढ़ाने का फैसला लिया। आवास विकास की जनता ने ताज न्यूज का आभार जताया है। ताज न्यूज चैनल एक बार फिर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है, जिसने उन आम आदमी की आवाज को प्रशासन तक पहुँचाने का काम किया है जो पात्र होने के बावजूद भी समाजवादी पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। सरकारी महकमों की अनदेखी के बाद जब उन्होंने ताज न्यूज को अपनी पीड़ा सुनाई तो उसने जरूरतमंदों की इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंचाई। इसके प्रसारण के बाद जिला प्रशासन ने 5 तारीख तक न केवल मियाद बढ़ा दी, बल्कि नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिए। आवास विकास के लोगों में इससे भारी खुशी है, जिसके लिए उन्होंने ताज न्यूज चैनल का आभार व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही समाजवादी पेंशन योजनाओं को लेकर जो समय सीमा खत्म हो गई थी, उसको लेकर कल हम ADM साहब से मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए समय बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मैं ताज न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ आवास विकास सिकंदर योजना की जनता की ओर से कि उनकी पहल पर यह समय बढ़ाया गया और बहुत बहुत धन्यवाद ताज न्यूज़ को कि आवास विकास कॉलोनी के जो पात्र लोग थे वो वंचित रह जाते,
मैं ताज प्रेस को जो है आवास विकास की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आग मांग तो ये है कि हम सब गरीब योजना के संग हैं लोग, जो फार्म भरे गए हैं समाजवाद पार्टी के, तो इस वजह से भाई आपके मेरे ये हो सभी लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। और जो भी आपकी ताज न्यूज़ वालों को धन्यवाद देती हूँ जो आपने प्रशासन किया। नगर निगम ने फॉर्म भरवाने के लिए सेक्टर 4 में एक कैंप लगाया और पात्रता के आधार पर स्थानीय लोगों के फॉर्म भरवाए गए, जहां दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने अपने आवेदन जमा कर इस मौके का लाभ उठाया और प्रशासन के साथ साथ ताज न्यूज चैनल को तहे दिल से धन्यवाद दिया। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार यूं ही जारी रहेगा। हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये जो हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील्ड दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719 000022। बुधवार को मंडलायुक्त और ADS सचिव ने शाहजहां पार्क स्थित नौका विहार झील सहित शहर के प्रमुख पार्कों का दौरा किया। दौरे में पार्कों की स्थिति और रखरखाव का जायजा लिया गया। साथ ही नौका विहार झील को नए रूप में शीघ्र चालू किए जाने की हिदायत झील की देखरेख करने वाले अधिकारियों को दी गई। बुधवार को मंडलायुक्त के आदेश पर ADS सचिव ने शाहजहां गार्डन स्थित नौका विहार झील का औचक निरीक्षण किया और यहाँ मौजूद अव्यवस्थाओं की जानकारी ली। झील की देखरेख कर रहे अधीक्षक मुकेश कुमार को झील का काम शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही बताया कि इस झील को रात्रि वोटिंग करने के उद्देश्य से बनवाया जाए, जिससे ताज नगरी को पर्यटन की नजर से एक और पर्यटक स्थान मिले। इस झील के निरीक्षण के बाद मंडलायुक्त और ADS सचिव ने शहर के प्रमुख पार्कों पर दौरा किया और वहां मौजूद विसंगतियों को दूर कर विकास कार्य करने के आदेश दिए। बुधवार को हुई जरा सी बारिश से जहां शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई, वहीं नगला काजीपाड़ा पूरी तरह से जलमग्न हो गया। यमुना में गिरने वाले नाले के ओवरफ्लो होने से बरसात और गंदे नालों का पानी घरों में घुस गया, जिसके चलते लोगों को घरों की छत पर घंटों तक आसरा लेना पड़ा। गनीमत रही कि इस बार हुए जलभराव के चलते कोई
दुर्घटना नहीं हुई। बुधवार को लगभग 30 मिनट की बरसात हुई, जिसमें शहर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। इन्हीं इलाकों में से एक नाला काजीपाड़ा था, जिसमें बरसात के चलते नाले का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया। बाहर निकलने का रास्ता तो नजर ही नहीं आ रहा था। इस स्थिति में लोगों ने घरों की छतों का सहारा लिया। बरसात रुकने पर लोगों ने अपने अपने घरों के पानी को सुविधानुसार तरीके से बाहर निकाला। भैया ये हालात है, मतलब जी रहे हैं लेकिन जीने जैसे भी नहीं है। ऐसे हालात हैं, आप देख ही रहे हो, कितनी स्थिति खराब है। घर से निकल नहीं पाते, बारिश हो जाए 2 मिनट भी कीचड़ हो जाती है, नाले फुल चलते हैं। ये पोजीशन है काजीपाड़े की, हद से भी है। क्या समझते हैं कि किन कारणों से है? इन कारणों से है, ये तो आप ही देख रहे हो किस कारण से। सफाई नहीं हो रही नाले की सफाई नहीं हो रही, कोई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा, कोई अधिकारी दिखाई नहीं दे रहा। 2011 से तब से बना, तब से नरक बना हुआ है। आज साल 2 प्रशासकों को सामने, सब विधायकों को सामने 2 हादसे हो चुके हैं, लेकिन विधायक जी आते हैं दोनों तरफ से आके देख के चले जाते हैं। उसके हिसाब से स्लिप भी डल रही है, वो भी सिगिल देख के उधर ही डल रही है। हम उनसे बोलने के इधर भी डालिए, जैसा हादसा कभी ना हो जाए। इधर बोलते स्लिप से, तो इसे नाला ढक्का रखा जाए, इसमें फायदा रहेगी। नाला ढकने से पानी नहीं निकलेगा? पानी नहीं निकलेगा, वो हादसा नहीं होगा। अगर पानी ओवर हो जाता है तो किसी को पता नहीं चलता है स्लिप रखी है कि नहीं रखी है। इसके जिम्मेदार तो नगर निगम, इसके जांच पे जिम्मेदार पता नहीं कौन होगा, इसका पता नहीं है। जल निगम होगी कि नगर निगम होगी, फिर वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। हर बरसात में होने वाले जलभराव की समस्या और नाले के ओवरफ्लो की परेशानी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन और नगर निगम को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग समय रहते उचित सफाई व्यवस्था नहीं कराते और इसी वजह से हर साल कई जानें इस नाले में डूबने से चली जाती हैं। रही है, कुछ सफाई नहीं हो रही है नाले की, और यहाँ इतनी परेशानी हो रही है कि बच्चे गिर जाते हैं तो जिंदे भी नहीं निकलते हैं। अरे पता ही नहीं चलता है, बच्चे चले जाते हैं। देखो यहाँ से सीधा घर में जाता है, घर में पानी भर जाता है। इसके पानी में हम घर में खड़े होते हैं, साल वाले, और बच्चे हमारे स्कूल भी नहीं जा पाते इस परेशानी की वजह से। और बच्चा इसमें गिर जाता है तो कोई पता भी नहीं चलता है ना, कहाँ की हमारी कहाँ बच्चे को पता चलता है। अभी तीन इसमें हो गए थे। पूरा नाला काजीपाड़ा एक बड़े नाले के किनारे बना है और इसी नाले के किनारे यहाँ से आने जाने वालों का रास्ता भी बना है। हर बार नाले में ओवरफ्लो होने से प्रशासन ने नाले के ऊपर सिल्ट की पट्टी लगाकर उसे ढक दिया था, ताकि नाले में किसी के डूबने की कोई घटना न हो सके। लेकिन प्रशासनिक कर्मचारियों ने इस कार्य को भी ठीक तरीके से अंजाम नहीं दिया। ये नाला कई जगह खुलता है, जहां से पानी ओवरफ्लो होकर पहले रास्ते पर और बाद में घरों में अपना कब्जा कर लेता है, जिसके चलते कई मासूमों की जानें भी जा चुकी हैं। इसी साल 2 मासूम बच्चे इस नाले में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल नगर निगम ने नाला सफाई का काम बरसात से पहले शुरू करा दिया था, जो किसी हद तक जलभराव को रोकने में ठीक साबित हो रहा है। लेकिन इस नाले को पूरी तरह से पाटना अभी बाकी है, जो कई लोगों को हर साल अपने अंदर निगल जाता है। श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई स्मार्ट कार्ड योजना में सबसे ज्यादा स्मार्ट कार्ड बनाने की लिस्ट में जनपद आगरा प्रथम स्थान पर है और जिलों की बराबरी पर आगरा में श्रम कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं उप श्रम आयुक्त ने बताया कि श्रम कार्यालय अपनी स्थिति और ठीक कर सकता है, बशर्ते उसे बेहतर सुविधा मिले। महिलाओं पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया को बेशक कई बार आलोचनाएं झेलनी पड़ी हों, पर उनकी सरकार में महिलाओं के हितों की रक्षा पर जमकर जोर दिया गया। सर्किट हाउस में आई राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने जिनकी खूब हिमायत की, उन्होंने जिले भर से आई महिलाओं के बीच बैठकर उनका दुख दर्द जाना और उनके बारे में खूब सवाल जवाब किए। आप लोग अपनी एप्लीकेशन जरूर लिखिए मेरे नाम से। अगर आप मुझे लिखित में नहीं देंगे तो मैं कोई कार्रवाई आपको कंसोल कर सकती हूँ, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। माता जी आप रोइए नहीं, इस दौरान वहां आई दर्जनों पीड़ित महिलाओं ने उन्हें सारा हाल बताया और न्याय की गुहार लगाई। आलम यह था कि मदद की आस में कई मामले ऐसे भी आ गए जिनमें आयोग से दूर का भी वास्ता न था। भैया परेशानी मोड़े में सगा जेल भेज दे, प्लॉट जगह में डोल रही है कि मंजे दे दे 40 से 50 आदमी है, हमें 5-6 मोड़े मार में डोल रही है। तो मैं दे दे
किसी मुकदमे में लिखाया है आपको भी? मैं तो भी नहीं लिखवाया हुआ है और गरम पुलिस ना दे सो ना दे बैठने ना दे। गौरतलब है कि पिछले 2 महीनों में डॉक्टर रोली तिवारी का ये तीसरा दौरा है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को बिठाकर जनता के मामलों में निस्तारण का प्रयास किया, मगर इसके बावजूद भी इस तरह के वायदों में ना तो कोई गिरावट आई है और ना ही पिछले मामलों का भी पूरी तरह से पटाक्षेप हो पाया है। वसूली से प्रहार कर 2 की हत्या एवं 1 को गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट रामकृष्ण शुक्ल ने मामले की सुनवाई के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही आरोपी को 12,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला थाना हरिपुर क्षेत्र से संबंधित है। थाना हरिपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार मुकदमे के वादी अजय बाबू निवासी नंदलालपुर खाना खंदौली के पिता ओम प्रकाश जाटव जज कंपाउंड स्थित PWD कार्यालय में तैनात थे। 3 जून 2008 को वादी के पिता कार्यालय में बैठे थे। उसी दौरान दोपहर 12 बजे आरोपी कपूर चंद लोधी ने विवाद के दौरान जाति सूचक शब्द कहते हुए सिर पर लोहे से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। राम सिंह द्वारा आरोपी को पकड़ने का प्रयास करने पर कपूर चंद लोधी ने उस पर भी हमला बोलकर उसकी हत्या कर दी। एक अन्य छिंगाराम को भी आरोपी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। वादी की तहरीर पर थाना हरिपर्वत में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस द्वारा विवेचना करने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट रामकृष्ण शुक्ल की अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी कपूर चंद लोधी को आजीवन कारावास एवं 12,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने वर्ष 2011 के एक मामले में CGM कोर्ट में समर्पण किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खलीकुज़्ज़मा की अदालत ने विधायक सहित 5 भाजपाइयों का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमानत मंजूर कर दी। मामला थाना हरिपर्वत क्षेत्र के स्पीड कलर लैब के सामने धरना प्रदर्शन का है। वर्ष 2011 में भाजपा नेताओं ने महंगाई के विरोध में स्पीड कलर लैब के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प के बाद पुलिस ने भाजपाइयों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नामित भाजपा नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे। भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने साथी नेताओं के साथ बुधवार को CGM की अदालत में समर्पण किया। को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था और उस समय महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के और रमेश रामशंकर जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में प्रशासन ने एक प्रतिक्रिया में ये केस लगाया हमके, जो जिसकी हम निंदा करते हैं। और लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी कि ऐसे केस लगाने से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे तो मुगालते में है, हम दुगनी गति से काम करें। समस्याओं को उठाना हमारा धर्म है। महंगाई और गुंडागर्दी के विरोध में 2000 के आंदोलन में थाना हरिपर्वत क्षेत्र में हमने कोई प्रदर्शन धरना दिया होगा। पुलिस प्रशासन को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस प्रकार का फर्जी मुकदमा हम लोगों के खिलाफ दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जनता की समस्याओं के लिए हर प्रकार का कष्ट झेलने के लिए तैयार है। हमको जेल भेजना था तो भेज दें, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अत्याचारों के विरुद्ध आवाज कभी दबने वाली नहीं है। हमारी आवाज बुलंद। एक आरोप पत्र भेजा गया था, उस आरोप पत्र पर लोग सरेंडर हुए। आज जमानत दे दी गई है। कल की तारीख नियत की गई है आज के लिए। मैं ये मानता हूँ कि ये जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन था, उन जन भावनाओं के कारण अगर कोई मुकदमा लगा है तो वो निश्चित रूप से जो हमने प्रमा फेसाई देखा है वो गलत है। वो आरोप भी उसमें तय नहीं होंगे और तमाम विधिक प्राविधानों के विपरीत भी है। आज जमानत का आदेश हुआ है, जमानत मिली है, आगे मुकदमे की कार्रवाई चलेगी, उसे हम लड़ेंगे। CGM खलीकुज़्ज़मा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया। अदालत ने विधायक समेत 5 भाजपाइयों को 10-10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत स्वीकार की। सुनवाई के दौरान दीवानी के कई वरिष्ठ अधिवक्ता अदालत में मौजूद रहे। इसी मामले में सांसद कठेरिया और पूर्व विधायक केशव मेहरा को जमानत मिल चुकी है। बैंक ऑफ इंडिया अपने स्थान का 109वां दिवस महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित करेगी। आगामी 7 सितंबर को आयोजित भव्य समारोह में बैंक की उपलब्धियों के साथ रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी संचय प्लेस स्थित आंचलिक कार्यालय पर बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी गई।
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ इंडिया अपनी स्थापना का 109वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी पर 7 सितंबर को आयोजित कर रहा है। ये जानकारी संजय प्लेस शाखा प्रबंधक अमरदीप कौशिक ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस मौके पर आंचलिक प्रबंधक एसके बोहरा ने कहा कि इस अवसर पर रक्तदान, नेत्रदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आगरा स्थित रामलाल आश्रम, मदर टेरेसा आश्रम में खाद्य एवं आवश्यक सामग्री का वितरण किया जाएगा। स्थापना दिवस के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर बैंक आगरा अंचल में 10 ग्रामीण शाखाएं आगरा, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद जनपद में खोलने जा रहा है। स्कूल है और वृद्धाश्रम है और मदर तेरेसा है, ये सब जगह पे हमने कुछ फूड सामग्री, खाद्य सामग्री कुछ डोनेट करेंगे। उसके साथ साथ और कुछ सामग्री भी डोनेट करेंगे। और 6 को सैटरडे को 6 सितंबर को हमारा रक्तदान का शिविर भी आयोजन किया है ये जनरल ऑफिस में। वो रक्तदान शिविर में हमारा स्टाफ सदस्य और हमारे जो कस्टमर बंधु वो सभी ने रक्तदान करेंगे। उसके साथ साथ हमने जो मेडिकल चेकअप कैंप भी अरेंज कर रहे हैं और उसमें हमने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 109 लोग नेत्रदान करने के लिए डिक्लेरेशन। अंचल को जो लक्ष्य दिए गए थे 18,000 के, उसके अगेंस्ट हम लोग अब तक 21,000 खाते खोल चुके हैं। इसकी समय सीमा घटाकर 26 जनवरी 2015 कर दी गई है ताकि उस समय तक इसको पूरी तरह से लागू किया जा सके। अभी भी हमारे इस पूरे अंचल में ये खाते खुल रहे हैं। काफ़ी लोग लाइन में लग के खाते खुलवा रहे हैं और हम लोगों ने अपनी मशीनरी को भी गियर अप कर दिया है ताकि अधिक से अधिक खाते खोले जा सकें। इसमें कुछ गलतफहमी भी है कस्टमर्स के मन में कि जितने ज़्यादा खाते खोलेंगे उतना ही हमको ये बेनिफिट मिलेगा इसके ओवरड्राफ्ट का और इंश्योरेंस क्लेम जो 1 लाख है और 30,000 जो जीवन बीमा है इसके। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आधार कार्ड से जोड़ी जाएंगी और उसमें एक ही लोगों को उसकी सुविधा मिल पाएगी। तो ये सब भी जानकारी लोगों के बीच दिया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के उप आंचलिक प्रबंधक ने बताया कि भारत सरकार की लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 21,000 से अधिक खाते खोले गए हैं, जो अपने लक्ष्य से काफी अधिक हैं। साथ ही इस अवसर पर बैंक फेसबुक एवं ट्विटर पर अपना आधिकारिक पेज का शुभारंभ करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में पहली बार किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ने ये प्रयोग अपने ग्राहकों एवं स्टाफ सदस्यों के लिए किया है। आगरा नगर निगम ने आखिरकार बुजुर्ग और विकलांगों की सुध ले ही ली, जिसके बाद नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने बहुत पहले ही पास हो चुके लिफ्ट के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। निगम के मुख्य अभियंता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जा सके, जिस पर अधिकारियों ने काम करना भी शुरू कर दिया। यूँ तो हर सरकारी विभाग में विकलांगों के लिए रैंप बनाए जाने के आदेश हैं ताकि विकलांगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, लेकिन कई विभागों में आज तक रैंप्स नहीं बनाई गई हैं। उन्हीं में से एक विभाग है आगरा नगर निगम। लेकिन नगर आयुक्त की जानकारी में आने के बाद लिफ्ट को लेकर निगम के सदन में पहले ही प्रस्ताव पास हो चुका है, तो उसके बाद नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने प्रस्ताव को पूरा करने के आदेश जारी किए हैं ताकि विकलांगों को होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। नगर निगम में जो बुजुर्ग लोग हैं या जो शारीरिक रूप से शिथिल है लोग हैं, उनको सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने में कठिनाई होती है। नगर निगम की जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट लगाए जाने का स्थान बाकी है, तो मेरे द्वारा इसकी जानकारी की गई कि अब तक लिफ्ट इसमें क्यों नहीं लगाई गई और इसमें क्या अड़चन है और इसका प्रस्ताव सदन में रखा जाए। तो मुझे अवगत कराया गया है कि सदन ने ऑलरेडी इसको स्वीकृत कर रखा है। तो इस क्रम में हमने अपने अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया है कि वो सदन का वो प्रस्ताव निकाल लें जिसमें लिफ्ट लगाए जाने का प्रस्ताव सदन ने पास किया है और तत्क्रम में टेंडर इत्यादि आमंत्रित करके लिफ्ट लगवाए जाने की कार्रवाई अग्रतर की जाए। तो अभी वो विचार की परिस्थिति में है प्रस्ताव। नगर आयुक्त के आदेश के बाद मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र ने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही निगम में लिफ्ट का इस्तेमाल कर विकलांग आसानी से किसी भी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। लेकिन ये काम कब तक पूरा हो पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। आज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।